जब से यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को झटका दिया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तब से यूपी में चर्चा का बाजार गर्म है कि यूपी में मेला होवे। जी हां, अखिलेश यादव लिखते हैं कि मेला होवे, और मेला होवे का मतलब जो उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि एक के बाद एक लगातार लोग जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, तमाम वो बड़े नेता जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या फिर वोट में वो कन्वर्ट कर पाएंगे, उन तमाम लोगों को जो है वो समाजवादी पार्टी एक एक करके ज्वाइन करते जा रहे हैं। और ये इसकी शुरुआत जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य से हो गई है। अब ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है और इसका असर कितना पड़ेगा और क्या उनकी राजनीतिक हैसियत है, ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, ये बात तो सभी जानते हैं कि राजनीति में कल तक जो आपके साथ है, ये पता नहीं कि अगला पल वो किसके साथ होगा। तो यूपी चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनका यूं भाजपा का छोड़ना बड़ा सियासी उलटफेर का संकेत माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि इनके छोड़ के जाने से रायबरेली और आसपास के जो उनका जो पकड़ है, वहां आसपास जो है वो काफी असर रहेगा, ऐसी अभी संभावना जताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी जो पिछड़े की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, बहुजन की राजनीति करते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वाभिमान जाग गया है, और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव से एन वक्त जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन बीजेपी या उनके समर्थक इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिकट कटने वाली थी, या फिर यूं भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे अशोक मौर्य को टिकट वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले बीजेपी से, और बीजेपी में उनकी दाल नहीं गल रही थी। तो यही वजह है कि एन वक्त चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले उन्होंने उनकी सेटिंग जो है, उनकी बातचीत जो है वो समाजवादी पार्टी से तालमेल हो गया है, और वो अपने बेटे की भविष्य की चिंता को देखते हुए उन्होंने साइकिल की सवारी करने का निर्णय ले लिया। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य, वो अभी भी बीजेपी में है और बीजेपी की सांसद है, और बीजेपी की टिकट पर ही वो लोकसभा जीतकर गई हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के करियर को संवारना चाहते हैं, और यही राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के जो जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता, ये इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अंत में फैसला जनता को लेना है कि जनता इसको कैसे देख रही है। लेकिन अब ये सभी लोग जानना चाहते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक करियर क्या रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। बात यूपी की में स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक सफर की हम बात करेंगे। तो राजनीति के कितने रंग हैं, पल में तोला पल में मासा वाला अंदाज उत्तर प्रदेश के हर राजनीतिक गलियारों में दिखाई दे रहा है। इससे पहले चाचा भतीजे की लड़ाई हो या बुआ बबुआ की जो है गठबंधन हो, ये सभी समीकरण जो है यूपी ने देखा है, और उसका क्या परिणाम रहा है ये भी यूपी ने देखा है। अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले 5 साल पाला बदलने से पहले बीजेपी में रहे हैं, और आपको बताऊं कि चंद दिन ही बीते थे जब रायबरेली में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंच से तारीफ की थी। लेकिन राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है, तो जाहिर सी बात है कि 22 में जो बाइसिकल का नारा है समाजवादी पार्टी का, उन्होंने उनका दामन थाम लिया है। अब बात करते हैं, दरअसल ये बात तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से राजनीति शुरू की, बसपा से राजनीति उन्होंने शुरू की, एक बड़े नेता जो है अपने समाज के, मौर्य समाज के वो माने जाते हैं। एक बड़ा चेहरे के तौर पे उनकी, बड़े चेहरे के तौर पे उनकी पहचान रही है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बिरादरी के लिए लड़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने
80 के दशक में गृह जनपद प्रतापगढ़ छोड़कर रायबरेली को अपना राजनीतिक क्षेत्र माना। उसके बाद उन्होंने रायबरेली में ही अपनी जो राजनीतिक एक पारी खेली, यहीं से शुरुआत की उन्होंने, और पहली बार विधायक भी वो रायबरेली से ही बने थे। और रायबरेली के जहां तक मुझे याद है कि डलमऊ विधान से 1996 में वो पहली बार विधायक बनकर के जाते हैं। और इसके बाद बसपा का जो मंत्रिमंडल होता है, मायावती का जो मंत्रिमंडल होता है, जब सरकार बनती है तो उसमें वो मंत्री भी बनाए जाते हैं। और जो जानकारी है उसके हिसाब से वो मायावती के काफी करीबी माने जाते हैं। और बसपा में एक वक्त ऐसा था कि वो मायावती के काफी करीबी होने के साथ साथ पार्टी में, बसपा में उनकी नंबर 2 की भूमिका थी। ऐसा होता है कि 2007 में वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं बसपा से, लेकिन फिर भी उनकी राजनीतिक हैसियत या फिर राजनीतिक कद, पार्टी में उनका कद कम नहीं होता है और लगातार वो पार्टी में की गतिविधियों में बने रहते हैं। मायावती सरकार में फिर से मंत्री बनते हैं। अगर मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है तो 2012 से 2017 के बीच में सदन के नेता के तौर पे भी सक्रिय रहते हैं, उनको बसपा बनाती है। लेकिन 2017 के चुनाव से ठीक पहले उनकी ये कहा जाता है, उन्होंने यही कहा था कि मायावती के साथ उनके संबंध खराब हो गए, या फिर जो है पार्टी में उनकी हैसियत, घटती हुई हैसियत को देख करके, या फिर मायावती के साथ उनके बेहतर संबंध नहीं रहे। और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव से एन वक्त, क्योंकि नेता वही होता है जो हवा को परख ले, और 2017 से चुनाव के एन वक्त उन्होंने वो भाजपा का दामन थाम लेते हैं और भाजपा का झंडा उठा लेते हैं और वहां से वो जीत कर भी आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने बेटे अशोक मौर्य को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि वो राजनीतिक वारिस अपने बेटे को बनाना चाहते हैं और वो लगातार इसकी कोशिश में वो जुटे हुए भी हैं। जब वो बीएसपी में थे उस वक्त भी उन्होंने बीएसपी से अपने बेटे को टिकट दिलाया था, क्योंकि रायबरेली की ऊंचाहार सीट उनकी पारंपरिक सीट रही है। उन्होंने पहली बार चुनाव वहीं से लड़ा और वहां उन्होंने कर्मभूमि बनाया, तो वहां से उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे वहां से चुनाव नहीं जीत सके थे। 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर से उसने अपने बेटे को बीजेपी से टिकट दिलाया, उत्कर्ष मौर्य को, उर्फ अशोक मौर्य जो उनके बेटे हैं उनको टिकट दिलाया। लेकिन 2017 में बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की हार होती है और वो हार जाते, वो अपने बेटे को नहीं जीत दिला पाते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक से या फिर कैंडिडेट से हार जाते हैं, वो मनोज पांडे से वो हार जाते हैं। और बीजेपी के न बसपा से उसके बेटे को जीत मिलती है, न ही वहां पे बीजेपी के टिकट पर अपने बेटे को जिता पाते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने में अपनी बेटी को भी पीछे नहीं छोड़ा और अपने बेटे के साथ साथ जो उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य को भी उन्होंने बीजेपी से उन्होंने लोकसभा का टिकट दिलाया और बीजेपी से वो उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य चुनाव जीतने में सफल रही हैं। 2014 में बसपा के टिकट पर वो कामयाब रही। इससे पहले संघमित्रा मौर्य जो है 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मैनपुरी सीट से उतारा गया था, लेकिन जीत नहीं दिला सके थे। लेकिन 5 साल बाद 2019 में जब चुनाव होता है और जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो संघमित्रा मौर्य जो उनकी बेटी है स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनको बीजेपी से टिकट मिलता है और बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की वो मौजूदा सांसद हैं और उनकी बेटी जो है वो अभी बीजेपी में है और बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है वो प्रचार प्रसार करेंगी। और आगे देखने वाली बात होगी कि पिता के साइकिल पर सवार होने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर होता है या फिर वो क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि यूं तो नाम के हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के पूर्वांचल तक, पूर्वांचल से लेकर के अवध क्षेत्र तक कई सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हस्तक्षेप है। एक खास वोट बैंक पर उनका खासा प्रभाव है और राजनीतिक माहौल को बदलने की वो ताकत रखते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रायबरेली पर इसका सीधे तौर पर असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि किसी जमाने में इसी ऊंचाहार सीट से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं।
2012 से उनका बेटा 2 बार इस सीट से चुनाव लड़ चुका है विधानसभा का, एक बार बसपा से, एक बार बीजेपी से। लेकिन छोटी छोटी या फिर यूं कहें कि कम वोट के मार्जिन से दोनों बार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य की हार हुई है। हालांकि इस बार भी 2022 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य की विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है। अब सवाल यह उठता है कि जिस बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ा, जिसका आरोप बीजेपी लगाती है, तो क्या इस सीट पर जो मौजूदा सीट है रायबरेली की ऊंचाहार सीट यूपी की, जो मौजूदा अभी समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे वहां के अभी विजयी विधायक हैं, तो क्या मनोज पांडे वहां से समाजवादी पार्टी क्या मनोज पांडे को टिकट देगी या किसी और सीट, ऐसी सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट मिलेगी जहां से वो जीत पाए, या इसी सीट से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। जिस कीमत पर उन्होंने पाला बदला है या समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का वो संकल्प ले रहे हैं, पिछड़ों और दलितों को एक करने के नाम पर और उसकी सरकार बनाने को लेकर के वो बात कह रहे हैं। फिलहाल यह आने वाला वक्त बताएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह फैसला कितना सफल रहा। 2022 में जो बाइसिकल की सवारी उन्होंने की है, क्या वो उनके लिए उपयोगी रहा है? खासतौर पे जो अपनी राजनीतिक वारिस अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, क्या उसके लिए ये मुफीद रहा है? ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि समाजवादी पार्टी जो मौजूदा विधायक है रायबरेली के ऊंचाहार से, क्या वहां से वो अपने मौजूदा विधायक मनोज पांडे को टिकट देते हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के दबाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को या फिर अशोक मौर्य उर्फ अशोक मौर्य को वहां से टिकट मिलता है और वो जीत पाते हैं या नहीं। राजनीतिक गलियारों में इन बात की चर्चा जोरों पर है। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है, दलितों पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं और एक वक्त में मायावती के काफी करीबी रहे, और यही वजह है कि जब उन्होंने बसपा छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हाथों हाथ लिया और उन्हें मंत्री भी बनाया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो जरूर हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर से इंस्टाग्राम से जुड़िए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।